गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए हम यूनिट 3 कर रहे थे ज्योग्राफी में, यूनिट 3। उसमें अपूर्व सर ने आपको काफ़ी टॉपिक्स करवा दिए हैं। उसमें कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग है जैसे फूड सिक्योरिटी, ठीक। इसके बाद आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको एवरग्रीन बोलते हैं अपन, ये वाले कुछ टॉपिक्स हैं वो बचे हुए हैं, तो उसको देख लेते हैं क्या है, क्या क्या एस्पेक्ट्स हमको कवर करना है। तो आज हम चालू करते हैं फूड सिक्योरिटी। इससे रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स देखते हैं कि क्या क्या आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कंफर्म कर दीजिए आवाज़ आ रही है क्या, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। क्या है, क्या क्या एस्पेक्ट्स, आवाज़ आ रही है क्या, कंफर्म कर दीजिए एक बार। देखिए यूनिट 3 में दिया हुआ है आपका एक टॉपिक फूड सिक्योरिटी, हम उसी को ही कर रहे हैं। चलिए आवाज़ कम आ रही है, ठीक है। अभी देखते हैं। देखिए फूड सिक्योरिटी यहाँ पे जो टॉपिक दिया है आपका, है ना, फूड सिक्योरिटी करके एक टॉपिक दिया है। देखने में बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन अभी आपको समझ में आएगा, काफ़ी डिटेल में इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं और काफ़ी सारे टॉपिक्स तो अभी करंट के बहुत सारे आप न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे। तो उन टॉपिक्स को थोड़ा समझते हैं कि कितना डिटेल में आपको, मतलब एक इतना आपको बनना चाहिए कि आप वहाँ से एलिमिनेट कर सको या प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सको, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं, ये है व्यक्ति, इसके पास एक्सेस होना चाहिए फिजिकली या इकोनॉमिकली, दोनों। किसका एक्सेस होना चाहिए? एक्सेस फिजिकली और इकोनॉमिकली काहे का? ऑफ सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, ठीक। मतलब क्या है, ये कोई भी व्यक्ति हो सकता, हर एक व्यक्ति को यदि एक्सेस हो रहा है ना, एक्सेस हो रहा काहे का? फिजिकली और इकोनॉमिकली, काहे का? सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड का। अगर फिजिकली और इकोनॉमिक एक्सेस उसको मिल पा रही है तब हम बोलते हैं कि उस रीजन में फूड सिक्योरिटी है। एक और टर्म में हम ये बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति को, ये मान लो कोई लोग हैं, ये पीपल्स हैं, ठीक है, ये क्या है आपके पीपल्स हैं। पीपल्स को ऐसे बोल देते हैं ऑल पीपल ऑल द टाइम, हर समय पे क्या हो, इनके लिए फूड जो हो, फूड क्या हो, एक्सेसिबल हो, अवेलेबल हो, अफोर्डेबल हो एंड एब्जॉर्बेबल भी हो। आजकल ये नया ऐड होने लगा है, पहले सिर्फ ऊपर वाला हम देखते थे। तो अगर हम बोले किसी भी कम्युनिटी को या फिर लोगों को, यदि हर एक लोगों को हर एक समय में फूड अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल है उनके लिए, तब हम बोलते हैं कि उस रीजन में क्या है, फूड सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया गया है, ठीक है। ठीक है, आवाज का कोई इशू नहीं है। चलिए, तो ये फूड सिक्योरिटी का हमने मतलब समझ लिया, ठीक है। तो ये फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया? फूड सिक्योरिटी का सिंपल सा मतलब है कि हर एक व्यक्ति को हर एक समय में फूड अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो, और वो जो भी खाए उसके लिए अगर एब्जॉर्बेबल हो तो उसको हम फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। तो फूड सिक्योरिटी में यहाँ पे सिर्फ क्या है, फूड नहीं है, फूड के साथ साथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की भी बात करते हैं, है ना, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, है ना। फूड सिक्योरिटी तो है ही, फूड सिक्योरिटी मतलब क्या है, यहाँ पे आपको एक मिनिमम जो फूड है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ आपको न्यूट्रिशन भी मिलना चाहिए। तो हम जब हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की, तो वहां पे फूड सिक्योरिटी के साथ साथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की भी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे देखिए,
हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फूड सिक्योरिटी हम किसको बोलते हैं? फूड सिक्योरिटी रिफर्स टू अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड। किसके लिए? सभी के लिए, एवरीवन। समझ में गया? हर जगह पे, एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम, हर एक समय पे। कीवर्ड ध्यान रखना है आपको, स्टेटमेंट देकर के आपसे पूछ लेंगे कि फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब है, तो आपको पता होना चाहिए फूड सिक्योरिटी का सिंपल सा मतलब होता है अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी। किसके लिए? सभी के लिए, हर एक क्षेत्र में और पूरे समय में। ठीक है, तब हम बोलेंगे उसको क्या है, वो है फूड सिक्योरिटी। अगेन यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूं मैं आपसे, ये यहाँ पे क्या बोल रहा है? हर एक लोगों को हर एक टाइम पर और एवरीवेयर, ऑल द रीजन्स, हर एक रीजन में। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे फूड अवेलेबल है दूसरी जगह पे नहीं है, तो आपको हर एक जगह पे करना है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? एवरीवन हो गया, ये क्या हो गया? सबको, एवरीवन, है ना। ऑल द टाइम मतलब एनी टाइम या फिर एवरी टाइम उनके पास होना चाहिए। एवरीवेयर, ऑल द रीजन मतलब क्या हो गया? एवरीवेयर। ठीक, अब देखो ये तो फूड सिक्योरिटी का मतलब हो गया है ना। फूड सिक्योरिटी का सिंपल मतलब जो है वो हम लोगों ने समझा। अब क्यों जरूरी है फूड सिक्योरिटी, थोड़ा समझते हैं इसको। वाई फूड सिक्योरिटी, है ना, वाई फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी की क्या जरूरत है ना, इसको समझते हैं क्यों इसको फूड सिक्योरिटी की जरूरत पड़ गई है। तो देखो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था माल्थूस, है ना। माल्थूस ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है ये इनकी, एक पॉपुलेशन की थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। उसमें ये क्या बोलते हैं, देखो जी, ये है एक वो टाइम बताते हैं, जैसे जैसे समय बीतता है ना, ये यहाँ पे टाइम बताते हैं वो, और यहाँ पे बोलते हैं ये है ग्रोथ जो होगी। यहाँ पे दो चीज की ग्रोथ की बात करते हैं। वो बोलते हैं जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे जब हम बात करते हैं फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन की, तो देखो ये फूड ग्रेन्स है ना, ये फूड ग्रेन्स है या फिर फूड का प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन ये काहे में होता है? ये होता है एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, है ना। मतलब आज एक है, फिर दो होगा, तीन होगा, चार होगा, ऐसे। और जैसे जैसे पॉपुलेशन का जब ये ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये बोलते हैं पॉपुलेशन क्या होता है? जीपी में बढ़ती है ना। ये पॉपुलेशन जीपी में होती है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है। आज एक है, कल दो होगी, फिर चार होगी, फिर चार का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, फिर उसका स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे करके आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये देखो इसका स्क्वायर होगा, दो का स्क्वायर, फिर चार का स्क्वायर, फिर चार का 16 का स्क्वायर, है ना। तो ऐसे करके ये डबल में बढ़ती है हमेशा। आज जितनी है फिर उसकी 2 गुना होगी, फिर उसकी स्क्वायर में बढ़ेगी, 2 गुना होगी। तो ऐसे करके ये आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है। तो ये क्या बोलते हैं, एक समय ऐसा आता है, अभी तो इनिशियली कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी तो देखो पॉपुलेशन आपकी काफी नीचे है, फूड अच्छा खासा प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन एक समय आएगा, इसको बोलते हैं ये होगा आपका पॉइंट ऑफ क्राइसिस, है ना, ये होगा पॉइंट ऑफ क्राइसिस। इस समय देखो क्या होगा, अब यहाँ पे फूड प्रोडक्शन और जो आपका पॉपुलेशन है उसके बीच में गैप जो है वो खत्म हो गया है। इसके बाद क्या होगा, अब आपके पास फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा, पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी। इसके बाद वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो, इसके बाद वाला जो सिचुएशन है यहाँ पे, इस वाले के इसमें पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, एंड आपका फूड जो होगा वो बहुत कम होगा, है ना। इस केस में क्या हो जाएगा, सोसाइटी में केओस आ जाएगा, है ना। अब लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे, काहे के लिए? खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इस पॉइंट ऑफ क्राइसिस को कोई भी गवर्नमेंट नहीं आने देती है, और इसी से बचने के लिए हर एक देश अपनी एक नीति अपनाती है फूड को सिक्योर करने के लिए, उसको बोलते हैं फूड सिक्योरिटी पॉलिसी हर देश की। ठीक है, इस पॉइंट को बचाने के लिए माल्थूस ने जो बोला था पॉइंट ऑफ क्राइसिस है, बोलते हैं इसके बाद या तो पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगी, एक पॉजिटिव चेक एंड नेगेटिव चेक की बात करते हैं फिर वो, है ना। वो बोलते हैं या तो आप अपने से चेक कर लो, पॉपुलेशन कंट्रोल कर लो, नहीं तो फिर नेचर चेक करेगा, जिसमें लार्ज स्केल में लोगों का एपिडेमिक जैसी चीजें फैलेगी, पैंडेमिक जैसी चीजें आएंगी, उससे क्या होगा, लार्ज स्केल में मास स्केल में आपका पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगी। उससे क्या होगा, उससे होगा, इसीलिए उससे पूरी जो सोसाइटी होगी स्टेबल हो जाएगी। इसलिए हर सरकार कभी नहीं चाहती इस पॉइंट पे आने दे। अब देखो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये गैप जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये गैप जो होता है वो कम होता जा रहा है ना। इसीलिए हम यहाँ पर इंटरवेंशन लगाते हैं ताकि ये गैप आपका बढ़ जाए। वो इंटरवेंशन कैसा होता है, हम ये गैप को हमेशा बनाए रखते हैं। वो इंटरवेंशन होता है आपका टेक्नोलॉजी के थ्रू। जैसे मैं बोलूं आपसे, जैसे मैं बोलूं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड सीड्स, है ना, जिसको बोलते हैं हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। देन उसके बाद आज देखोगे वो है आपका जीएम क्रॉप्स,
जीएम क्रॉप्स बनाएंगे, या फिर जिसको हम ट्रांसजेनिक सिसजेनिक क्रॉप्स बोलते हैं, है ना, ऐसे क्रॉप्स का इंटरवेंशन करके हम लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं, ताकि हमेशा हमारा प्रोडक्शन जो हो, फूड प्रोडक्शन, वो पॉपुलेशन के हिसाब से ऊपर ही रहे, ये कभी ये पॉइंट ऑफ क्राइसिस ना आए। ठीक है, इसको वो करने के लिए हम हर देश में, हर एक देश जो होता है वो फूड सिक्योरिटी की तरफ बढ़ता है। तो फूड सिक्योरिटी का एक फिलोसॉफिकल बेस बोल लो, प्रैक्टिकल बेस बोल लो, या फिर थ्योरेटिकल बेस बोल लो, सब कुछ है आपका मालथूस की थ्योरी, है ना। मालथूस ने जो थ्योरी दी थी उसी का आधार बना करके हम फूड सिक्योरिटी करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आप समझ सकते हो पॉइंट ऑफ क्राइसिस आएगा, पॉइंट ऑफ क्राइसिस के बाद आप केओस की सिचुएशन में चले जाओगे। ठीक है, तो ये है आपका मालथूस की थ्योरी। इसी की थ्योरी का हर एक गवर्नमेंट डरती है कि कहीं ये पॉइंट ऑफ क्राइसिस ना आ जाए। और पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, ये आपको पता है कि पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो ही रही है ना, और ये आने वाले समय में भी बढ़ जाएगी। बोलते हैं 2050 तक 10 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी पूरे अर्थ में। तो 10 बिलियन पॉपुलेशन होगी तो सीधी बात है फूड ग्रेन्स कहीं ना कहीं आपको फूड सिक्योरिटी करके रखनी पड़ेगी ना, नहीं तो इतनी सारी पॉपुलेशन को कैसे फीड करोगे आप। ठीक है, बताओ यहां तक क्लियर है? तो मैं फिर आगे बढ़ता हूं। हेयर कट कुछ कारणों से मैंने कटवा लिया है। ठीक है, तो ये इसके पीछे का कारण है। तो यहां पे हमको समझना है फूड सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। इसमें से बहुत सारे अप्रोच को ध्यान में रख करके, बहुत सारे डायमेंशन को सोच करके हम फूड सिक्योरिटी को अपनाते हैं। इसमें मार्केट इंटरवेंशन भी होता है, समझ रहे, इसमें फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के साथ साथ मार्केट इंटरवेंशन भी होता है। अभी समझ में आएगा आपको थोड़ी देर में। तो ये काफी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होती है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी। अब अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें, है ना, कंपोनेंट्स की बात करें, तो कंपोनेंट्स में यहां पे आप देखोगे तो इसका कंपोनेंट सबसे पहला होता है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। फूड सिक्योरिटी के कंपोनेंट है ये, प्रोडक्शन करना और प्रोक्योरमेंट करना। दूसरा होता है स्टोरेज है ना। तीसरा होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये होता है। ठीक है, और हमारे यहां जो फूड सिक्योरिटी किया जाता है जिस सिस्टम के थ्रू, उसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। ठीक है, तो पीडीएस के माध्यम से इज डन थ्रू यूजिंग पीडीएस के माध्यम से हम ये फूड सिक्योरिटी करते हैं। ठीक है, हम पीडीएस के माध्यम से करते हैं। ठीक है, ये पीडीएस जो है, पीडीएस ये जो फूड सिक्योरिटी है हमारा, उसको करते किस सिस्टम से है, तो वो पीडीएस सिस्टम होता है, उस पर बात करते हैं। फिर बताइए यहां तक क्लियर है? चले, कंपोनेंट्स बता दिया मैंने आपको, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। ठीक है, ये अब दो चीज समझते हैं अभी, है ना, उन कुछ वर्ड्स को तोड़ करके समझते हैं, देन उसके बाद थोड़ा और डिटेल में समझते हैं आगे क्या है। अब देखो यहाँ पे अभी मैंने क्या बोला आपके पास, फूड सिक्योरिटी किस किस चीज को कवर करता है। फूड सिक्योरिटी मतलब क्या है, मींस सबसे पहला क्या है इसका, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है,
अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर हम नेशनल स्केल में, बड़े स्केल में जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास फूड ग्रेन्स जो है उसका स्टॉक होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। समझने का मतलब आपका प्रोडक्शन अच्छा खासा होना चाहिए। आप अपने देश में फूड क्रॉप्स या फूड ग्रेन का प्रोडक्शन को बढ़ाओ। अगर आपके पास फूड ग्रेन का प्रोडक्शन नहीं है तो आप इंपोर्ट की व्यवस्था करो, है ना, इंपोर्ट बढ़ाओ, या तो प्रोडक्शन बढ़ाओ या तो इंपोर्ट बढ़ाओ। कुल मिला के आपके पास अच्छा खासा स्टोरेज होना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चलाना है, आपको मिड डे मील जैसी स्कीम्स चलाना है, आपको पीडीएस पूरा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको पूरा मैनेज करना है, इसलिए आपके पास अच्छा खासा स्टोरेज होना चाहिए, ठीक है, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। देन इसके बाद एक्सेसिबिलिटी की बात करें, अगर हम एक्सेसिबिलिटी का किस सेंस में बात करते हैं, ये विद इन द रीच होना चाहिए, विद इन द रीच ऑफ किसके, जो भी वल्नरेबल्स हैं, मेनली क्योंकि हम वल्नरेबल्स के लिए ये करते हैं, तो इसलिए जो भी वल्नरेबल ग्रुप है वो ओल्ड एज हो सकते हैं, है ना, वो ओल्ड एज वाले हो सकते हैं, वो आपके बीपीएल हो सकते हैं, है ना, जो भी वल्नरेबल लोग हैं उनके रीच के अंदर होना चाहिए, उनके जो पहुंच के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये पहाड़ है इस तरफ, यहाँ पे तो अच्छा खासा फूड स्टोर करके रखा है, जस्ट इसके 2 किलोमीटर बाद एक गांव है, यहाँ पे वहां के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल बैरियर है। तो आपको ऐसे बैरियर्स को एलिमिनेट करना है ना, एलिमिनेट करना है। अब ये तो मैंने आपको ज्योग्राफिकल बैरियर बता दिए, बैरियर्स, है ना, जो भी बैरियर्स आ रहे हैं बीच में उनको एलिमिनेट करना है। वो ज्योग्राफिकल बैरियर हो सकता है, वो इकोनॉमिकल बैरियर हो सकता है, पॉलिटिकल बैरियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी। तीसरा है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी, अब ऐसा भी नहीं है कि वो उसके पास अवेलेबल तो है, अब ये फूड ग्रेन चलो यहाँ पे आ तो गया लेकिन उसको खरीद ही नहीं पा रहा है ना, तो यहाँ पे हम काहे की बात करते हैं, यहाँ पे हम इकोनॉमी की बात करते हैं, है ना, इकोनॉमी की बात करते हैं, है ना। अफोर्डेबल होना चाहिए, यहाँ पे जो पर्सन है कुड अफोर्ड द फूड ग्रेन, ठीक है, वो फूड ग्रेन को अफोर्ड कर सके, इतनी उसके पास मतलब क्षमता होनी चाहिए, कम से कम इतना बहुत ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए वो, ताकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या मतलब आपके फूड सिक्योरिटी का। तो ये 3 एस्पेक्ट होते हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। एक और टर्म आपको मिलता है एब्जॉर्बेबिलिटी, एब्जॉर्बेबल या फिर एब्जॉर्बेबिलिटी, मतलब जो खाना वो खाए वो न्यूट्रिएंट्स कम से कम, ऐसा नहीं है कि खाना तो खूब खा रहा है लेकिन न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं उस फूड में, है ना, तो हम क्या बात करेंगे फिर, वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नहीं है। आप फूड सिक्योरिटी पे, जैसे इंडिया क्या होता है बहुत ज्यादा ट्रेडिशनली जो फोकस करता है वो काहे पे फोकस करता है, वो फूड सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इसका नेगेटिव जो पक्ष है वो ये है कि हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी उतना ज्यादा इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना है एब्जॉर्बेबिलिटी, ये होता है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, है ना, यहाँ पे लिख लो इंश्योरिंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, है ना। यहाँ पे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हम बात करते हैं एब्जॉर्बेबिलिटी, जहां पे मिनरल्स वगैरह उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके, इसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ठीक है, देखो यहाँ पे देख लो क्या बोल रहा था मैं आपसे, फूड सिक्योरिटी क्या होता है, एक मल्टी डायमेंशनल नोशन है, इसमें सिर्फ छोटे छोटे एस्पेक्ट नहीं, बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट में कवर करता है ना। अभी और आपको डिटेल में समझ में आएगा मल्टी डायमेंशनल कैसे बोलता हूँ, पहले कुछ पक्ष को समझ लो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब क्या है, यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब होता है आपके यहाँ प्रोडक्शन होना चाहिए विद इन द कंट्री, दूसरा फूड इंपोर्ट्स की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और आपके पास अच्छा खासा स्टॉक होना चाहिए गवर्नमेंट के ग्रेनरीज पर, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी का क्या मतलब है, एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है रीच में होना चाहिए, हर एक व्यक्ति उसको ले पाए, उसके रीच में होना चाहिए। अफोर्डेबिलिटी का मतलब बता दिया, जहां पर उसके पास इतना पैसा होना चाहिए या फिर वो इतना सस्ता होना चाहिए कि वो उसको खरीद सके, है ना, न्यूट्रिशियस फूड को खरीद सके और अपनी जो भी डाइटरी नीड्स है उसको पूरा कर सके, है ना। इसलिए क्या बोल रहा है हम यहाँ पर कि एक तो यहाँ पे समझ में आएगा ना कि ब्रॉड कैसा है, ब्रॉड कंसेप्ट है। देखो यहाँ पे
मल्टी डायमेंशनल, सिर्फ अवेलेबिलिटी की बात नहीं करते, एक्सेसिबिलिटी की भी बात कर रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं। ये तो एक डायमेंशन हुआ। मल्टी डायमेंशन में अभी और सारी चीज समझ में आ जाएगी कि जैसे इसमें हम मार्केट इंटरवेंशन कैसे करते हैं, बाकी की अप्रोच भी है इसमें, ठीक है। तो अभी हमने क्या समझा कि फूड सिक्योरिटी का लिटरल मीनिंग क्या होता है, वो हमने समझा कि इसका मतलब क्या है। तो उसके हिसाब से हमने समझा कि फूड सिक्योरिटी का एक पक्ष ये है जो हम लोगों ने जाना। दूसरा पक्ष वापस से समझते हैं, यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, फूड सिक्योरिटी के प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। समझना? अब देखो यहाँ पे कंपोनेंट क्या होता है, यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। अब देखो ये है, यहां पे होता है प्रोडक्शन। ये कौन कर रहा है? ये फार्मर कर रहा है ना, फार्मर प्रोडक्शन कर रहा है। अब यहां पे देखो ये है गवर्नमेंट की एजेंसीज, है ना, ये है प्रोक्योरमेंट एजेंसीज। ऐसा समझो, यहां पे ऐसा समझो इसको, ये प्रोडक्शन हो गया, फार्मर ने प्रोडक्शन कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां से प्रोक्योरमेंट किया जाएगा, दो लेवल पे प्रोक्योरमेंट होता है ना, इसको बोल रहे हैं प्रोक्योरमेंट। देखो यहां पे अभी मैंने क्या बताया, पहला कंपोनेंट क्या था? प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। तो यहां पे देखो ये है प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन हो रहा है, और यहां पे प्रोक्योरमेंट किया जाता है। प्रोक्योरमेंट दो लेवल पे होता है ना, एक होता है जिसको बोलते हैं एमएसपी, ठीक है, एक होता है एमएसपी और एक होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस। दो लेवल पे हम इसको प्रोक्योर कर रहे हैं। यहां पे एजेंसीज जो है वो समझो ये एजेंसीज हैं, ये एजेंसीज आपकी दो लेवल पे प्रोक्योरमेंट करती हैं। एक होता है सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जब करती है तो सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट, ठीक है, और एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट, ठीक है। अभी इस समय आपका पीपीपी मोड को एक्सप्लोर किया जा रहा है ना, प्राइवेट पीपीपी एंड प्राइवेट प्रोक्योरमेंट, ये अभी तीसरे लेवल पे काम किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। अब ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, ये एजेंसीज होती है, सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेट बोलते हैं इसको, डिसेंट्रलाइज। जैसे एग्जांपल के तौर पर सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट कौन करता है? एफसीआई करती है, ठीक है ना, एफसीआई करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर कौन प्रोक्योरमेंट करता है? वो एफसीआई करती है। डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट, जैसे एग्जांपल एमपी में, डिसेंट्रलाइज मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट है ना, ये यूनियन गवर्नमेंट लेवल पे होता है, यूनियन गवर्नमेंट लेवल पे होता है, और ये स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे होता है, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे। तो जैसे मैं आपसे बोलूं, हमारे यहाँ मार्कफेड जो है ना, मार्कफेड एंड एमपी वेयर हाउसिंग एंड कॉर्पोरेटिव लॉजिस्टिक, MPWCL है ना, मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एंड लॉजिस्टिक जो है आपका बॉडी है ना, वो प्रोक्योर करती है, ठीक है। इसको MP वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन, ये क्या करती है? हमारे यहां डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करती है, ठीक है। तो ये हमारे यहां डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करती है। होता क्या है, अब ये देखो प्रोक्योरमेंट दो लेवल पे हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, एक होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस पर, एक होता है एमएसपी पे होता है। अब इसको समझते हैं, फिर यहाँ पे वाले एंगल पे आएंगे। अभी ये चीज जल्दी से इसको बना लो, क्या बोल रहा हूं, दो लेवल पे प्रोक्योरमेंट हो रहा है, एक होता है एमएसपी लेवल पे और एक होता है प्रोक्योरमेंट लेवल। इसको समझते हैं देन इस पे वापस आएंगे। यहां तक बताओ कोई डाउट है, कुछ पूछना है? चलो ठीक है, कोई डाउट है यहां पे? चलो समझा रहा हूं मैं आपको। यहां पे देखो, अब यहां पे समझना, देखो यहां पे हुआ प्रोडक्शन, ठीक है, ये किया फार्मर का प्रोडक्शन, फार्मर का हुआ प्रोडक्शन,
फार्मर का प्रोडक्शन हुआ। अब देखो फार्मर दो चीज कर रहा है, एक तो वो सीधा मार्केट में सेल कर दे और एक होता है वो मंडी में सेल कर रहा है, मंडी में सेल करे। ठीक है, कायदे से जो वो है मतलब जो एपीएमसी है उसके तहत मंडी में ही आ रहा है। ठीक है, ये मंडी में बेच सकता है वो। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है कैसे प्रोक्योर करती है ना, यहाँ पे समझना आप। ये है आपका गवर्नमेंट एजेंसीज, ये गवर्नमेंट एजेंसीज है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी एफसीआई ले रहा हूं, एफसीआई दो तरीके से प्रोक्योर करेगी गवर्नमेंट एजेंसी। एक तरीके से मार्केट से कैसे उठाती है समझना इसको। एक ये है, देखो एक ये होता है ये एमएसपी के थ्रू प्रोक्योर करती है, ये एमएसपी के थ्रू कैसे प्रोक्योर करती है। देखो होता क्या है इसको समझते हैं अपन। देखो एक बॉडी है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, ये है टॉप बॉडी, ये डिक्लेयर करती है एमएसपी है ना। ये कब डिक्लेयर करती है, प्रायर सोइंग, जब सोइंग का सीजन होता है उसके पहले ही क्या करती है, डिक्लेयर कर देती है। ठीक है, एमएसपी। अब आपको यह पता करना है कि कितने क्रॉप्स हैं, हाउ मेनी क्रॉप्स, पर ये प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी क्रॉप्स के लिए आर देयर इन एमएसपी, एमएसपी में कितने क्रॉप है ये आप देखना है इसको। ठीक है, कितने आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कितने क्रॉप है। अब समझना इसमें क्या बोल रहा हूं मैं। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स डिक्लेयर करती है एमएसपी। ठीक है, एमएसपी अभी के लिए जो क्या है, कोई बाउंडेशन नहीं है गवर्नमेंट के लिए, यही तो प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है, डिक्लेयर करती है, ऑब्लिगेशन नहीं है गवर्नमेंट पे भी कि वो प्रोक्योर करेगी। ठीक है, अभी के लिए याद रख लेना है ना, नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट, नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट, इस पॉइंट को याद रख लेना है ना। यही तो वो प्रोटेस्ट चल रहा है कि आप इसको लीगल क्यों नहीं कर देते, इसके लिए एक्ट क्यों नहीं या फिर लीगल बैकिंग क्यों नहीं कर देते, यही तो प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रायर सोइंग, ये आपको बताना है कि कितने क्रॉप्स के लिए होता है। डिक्लेयर कौन करता है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, किसके बोलने पर, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ CACP। ठीक है, ये रिकमेंड करती है। ये किसके अंडर में है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में है, ये बात याद रख लेना। CACP इसको बनाया गया था 1966 में। ठीक है, सॉरी 65 में, 1965 में। और पहली बार ये जो एमएसपी आपका डिक्लेयर किया गया था है ना, फर्स्ट टाइम जो डिक्लेयर किया गया था, फर्स्ट टाइम वो किया गया था 1966-67 में। ठीक है, ये ईयर भी याद रख लेना। ठीक है, यहां पे देखो 1965 में ये भी बनी है CACP। फुल फॉर्म आपको बताना है क्या है इसका फुल फॉर्म, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है ये। फुल फॉर्म क्या है ये आपसे पूछेंगे कि इनमें से CACP का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, इसका फुल फॉर्म आपको पता करना है क्या है। दो चीज बस पता करनी है आपको, बाकी चीजें मैं बता रहा हूं। एक ये आपको बताना है कितने क्रॉप्स हैं इसमें अभी एट प्रेजेंट एमएसपी में। दूसरा CACP का फुल फॉर्म देखना है आपको। ठीक है, CACP मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आती है, 1965 में इसको बनाया गया था। ये रिकमेंड करती है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स पे क्या कि डिक्लेयर कितना एमएसपी डिक्लेयर करना है। क्या रिकमेंड करती है, एमएसपी। समझ में आएगा, जो एमएसपी ये बताती है, और ये क्या करती है, आफ्टर कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद ये एमएसपी बोलेगी इसको कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के कि आप इतना एमएसपी इस वाले क्रॉप पे बना दो, तो वो फिर उसके बिहाफ पर उसको बना देते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे ईयर याद रख लेना, 1965 में ही एफसीआई बना है ना, 1965 में ही आपका CACP बना है। CACP आपका डिक्लेयर नहीं करता एमएसपी, ये बात याद रख लेना। ये सिर्फ रिकमेंडेशन देखता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये क्या है, गवर्नमेंट ही समझ लो, ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की हाईएस्ट जो इकोनॉमिक मैटर में हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है कैबिनेट कमिटी की, वो है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। एंड यहाँ पे आप 1966-67 में देखते हो फर्स्ट टाइम एमएसपी डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम एमएसपी डिक्लेयर किया गया था, डिक्लेयर्ड, ये पहली बार डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, ये ईयर याद रख लेना, 1, 2, 3 प्रीलिम्स में ये 3 क्वेश्चन यहां से बन रहा है। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स क्या कर दी, यहां पर डिक्लेयर कर दी, ये कर दी कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स
है ना, ये क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया एमएसपी, डिक्लेयर्ड एमएसपी, ठीक है, एमएसपी डिक्लेयर कर दिया। अब ये जो एमएसपी इसने डिक्लेयर कर दिया किस पे, ऑन क्रॉप्स, है ना, कितने हैं आपको वो बताना है, कितने हैं, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, ये आपको बताना है, ठीक है। किसी ने लिखा है 22 क्रॉप है, 22 है कि 23 है, ठीक है, आप ढूंढिए इसको कितने क्रॉप है, 22 है कि 23 है। शायद आप एफआरपी एक किसको बोलते हैं ये भी देख लेना, एफआरपी किसके लिए दिया जाता है ये भी याद रख लेना ना, फॉर विच क्रॉप, किस क्रॉप के लिए एफआरपी दिया जाता है ये भी देख लेना प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स डिक्लेयर कर देता है कुछ क्रॉप्स पे क्या, एमएसपी। अब इसका मतलब क्या है, अगर ये फार्मर है, देखो ये फार्मर है, फार्मर ने मान लो प्रोडक्शन किया, है ना, प्रोडक्शन इसका बहुत ज्यादा हो गया, मान लो एक साल में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया, तो होता क्या है जनरली डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से आप जाओगे, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जब आप जाओगे तो इसका जो है, इसको फार्मर को लॉस हो जाएगा क्योंकि उसका रेट जो होगा, रेट कम हो जाएगा, रेट कम हो जाएगा तो उसको उसका जो लागत है वो मिल नहीं पाएगा, है ना, तो उसकी जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट वो कम हो जाएगा या फिर हो सकता है उसको काफी नुकसान हो जाए। ये क्यों हुआ, क्योंकि देखो फार्मर्स को, फार्मर ने मान लो वीट प्रोड्यूस किया था, बहुत सारे फार्मर्स ने वीट प्रोड्यूस कर दिया, बहुत सारे ने प्रोड्यूस करी, तो बम्पर प्रोडक्शन हो गया, बम्पर प्रोडक्शन हो गया तो डिमांड सप्लाई मिसमैच हो गया, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा सप्लाई हो गई, डिमांड उतनी है नहीं, सीधी बात है रेट कम हो जाएंगे, रेट कम हो जाएंगे तो फार्मर्स ने तो भाई 2000 रुपए लगा दिए और रेट हो गया 1800 रुपए, इसको तो नुकसान हो गया। तो इससे बचाने के लिए सरकार ने क्या कर दिया, एमएसपी डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये है एमएसपी, ये है एमएसपी। अगर मान लो मार्केट का प्राइस यहां पे है, ये मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस तो बहुत अच्छा है ना, आप उसको मार्केट में बेचो, है ना, मार्केट में बेचो आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन अगर मान लो मार्केट प्राइस यहां पे है, मार्केट प्राइस यहां पे है ना, डिमांड एंड सप्लाई में मार्केट प्राइस नीचे हो गया, तो क्या हो गया, उस केस में सरकार आपको बोलती है कि कोई बात नहीं, ये आप हमारे पास आ जाओ, हम ये एमएसपी रेट जो हम लोगों ने डिक्लेयर किया था उससे हम प्रोक्योर कर लेंगे। अगर मान लो मार्केट प्राइस 2000 रुपए है तो बहुत अच्छा है ना, आप फार्मर के लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो सरकार ने 1800 डिक्लेयर कर दिया था एमएसपी, और मान लो कि अभी बम्पर प्रोडक्शन हो गया जिससे डिमांड सप्लाई मिसमैच हो गया और उसका रेट आ गया 1400 रुपए, है ना, पर क्विंटल के हिसाब से मान लेते हैं, तो देखो 400 को तो नुकसान हो रहा है, तो फार्मर के लिए तो बहुत दिक्कत हो गई। तो ये क्या करेगा, सीधे जाएगा कहां पे, मंडी में, मंडी में एपीएमसी मंडी में वो बेचेगा और उसको एमएसपी का रेट मिल जाएगा, तो उसको नुकसान नहीं हुआ। इसको बोलते हैं एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये प्रोक्योरमेंट कहां होगा, देखो ये फार्मर्स लेके जाते हैं अपना प्रोडक्ट कहां पे, फार्मर्स लेके जाएंगे एपीएमसी मंडी में, एपीएमसी मंडी में, है ना, मंडी में यहां पे इसको सेल करेंगे, यहां पे सेल करेंगे एट एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी को बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब इतना प्राइस तो आपको मिलेगा, ठीक है। ये यहां पे सेल कर दिया उन्होंने एमएसपी में, कहां पे, मंडी में। मंडी में कौन खरीदता है उनको, एजेंट्स होते हैं, वो जो रजिस्टर्ड एजेंट्स होते हैं वो उस मंडी में, एपीएमसी मंडी में खरीद लेते हैं, एंड यहां से क्या हो जाती है आपकी जो भी एजेंसीज है, गवर्नमेंट की एजेंसीज, वो इनको ले लेती हैं, ठीक है, ये होता है। तो ऐसे करके एपीएमसी मंडी में बेच दो आप, ठीक है, एपीएमसी मंडी में बेच दो, तो एपीएमसी मंडी में गवर्नमेंट जो है उसको बेच दी और वहां से वो प्रोक्योरमेंट हो जाता है पूरा, ठीक है। कई जगह गवर्नमेंट एजेंसीज डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करती है, यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती है, जैसे मैंने आपको बताया एपीएमसी से नहीं लेंगी तो वो डायरेक्ट एजेंसीज होती है उनको बेच दो जाकर के, जैसे एग्जांपल के तौर पर एफसीआई डायरेक्ट प्रोक्योर कर लेती है, इसके प्रोक्योरिंग सेंटर्स होते हैं अलग अलग जगह पे, जैसे मैं बताया था मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन है, मार्कफेड है ना, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप से कनेक्शन बना के रखा है, नेटवर्क बना के रखा है, उनके थ्रू प्रोक्योर कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे भी करके प्रोक्योर कर लेंगे, कुल मिला के फार्मर्स को उनका एमएसपी का रेट मिल जाता है, इसको बोल देते हैं क्या, प्रोक्योरमेंट प्राइस, सॉरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में प्रोक्योरमेंट कर रही है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पहला प्रोक्योरमेंट है जिसको बोलते हैं एमएसपी के थ्रू प्रोक्योरमेंट। एक प्रोक्योरमेंट होता है जिसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस जो होता है ना,
ये जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होगा इसमें सरकार ने पहले से डिक्लेयर नहीं किया। समझो एमएसपी में क्या होता है, सरकार ने कब डिक्लेयर किया था, जब सोइंग सीजन चालू, मतलब जब सीजन चालू भी नहीं होता, सोइंग के पहले ही उन्होंने, मतलब बोने के पहले ही डिक्लेयर कर दिया था ये। अब ये तो हार्वेस्ट होने के बाद का प्राइस है, हार्वेस्ट होने के बाद का प्राइस है। अगर सरकार को लगता है कि सरकार को कई सारी स्कीम्स वगैरह के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो फिर प्रोक्योरमेंट करती है। इस बार एमएसपी पे नहीं करती है वो, इस बार किस पे प्रोक्योरमेंट करेगी, एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जो रहेगा मतलब डिमांड सप्लाई पर जो मैच होगा, डिमांड सप्लाई बेसिस पर जो होगा उस पर वो प्रोक्योरमेंट करती है। समझ गए, इस पे प्रोक्योरमेंट कर रही है अगर, तो उसको क्या बोल देते हो आप, प्रोक्योरमेंट प्राइस। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका प्रोक्योरमेंट प्राइस और ये होता है एमएसपी। तो यहां पे दो लेवल पे प्रोक्योरमेंट होता है, ये देख लो आप। एक होता है एमएसपी, यहां पे फार्मर से प्रोक्योरमेंट कर रही है वो, फार्मर्स काहे में, एट सपोर्ट प्राइस, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुल मिला के वो क्या है, एक तरीके का सब्सिडी है ना, ये फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए है ना, मिनिमम सपोर्ट है इसीलिए नाम में सपोर्ट प्राइस। तो फार्मर से सपोर्ट प्राइस में प्रोक्योरमेंट करती है। ये क्या करती है प्रोक्योरमेंट, ये जो प्राइस होगा ऑन डिमांड सप्लाई बेसिस पर कर रही है, डिमांड सप्लाई बेसिस पर कर रही है। उसके लिए उसने कोई एमएसपी वगैरह डिक्लेयर नहीं किया, सरकार को लग रहा है, जरूरत लग रही तो वो प्रोक्योर कर रही है। समझ में क्या, तो यहाँ पे डिमांड सप्लाई बेसिस पर जब कर रही है तो उसको क्या बोलोगे आप, प्रोक्योरमेंट प्राइस। बोलो यहां तक क्लियर है, ठीक है, तो ये प्रोक्योरमेंट कर लिया इसने। ठीक है, यहां पे बताओ यहां तक ठीक है, तो कोई भी कर सकता है यहां पे, ये कोई भी लेवल पे हो सकता है प्रोक्योरमेंट। बताएंगे एक बार क्लियर अगर यहां पे तो। ठीक है, अब देखो प्रोक्योरमेंट तो कर लिया। देखो यहां पे क्या हुआ, एक देखा हम लोगों ने प्रोडक्शन होता है पहले, प्रोडक्शन के बाद होता है प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट के बाद होगा स्टोरेज, है ना, स्टोरेज, और स्टोरेज के बाद होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये स्टोरेज जो होता है ना, स्टोरेज में आप देखो यहां पे होता है दो तरीके का स्टोरेज करते हैं, एक होता है ऑपरेशनल स्टॉक, ऑपरेशनल स्टॉक सरकार मेंटेन करके रखती है, और एक होती है बफर रिजर्व, बफर रिजर्व या फिर रिजर्व स्टॉक बोलते हैं इसको, रिजर्व स्टॉक। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, ऑपरेशनल स्टॉक मतलब उतना स्टॉक मेंटेन करके रखती है, मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, काहे के लिए, फॉर पीडीएस के लिए, जो गरीबों में जो डिस्काउंटेड प्राइस या सब्सिडाइज प्राइस में हम जो बीपीएल फैमिली को फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसके लिए पीडीएस, है ना। फिर उसके बाद होता है अदर वेलफेयर स्कीम, है ना, इसको बोलते हैं अदर वेलफेयर स्कीम्स, एंड अदर फूड सिक्योरिटी जो भी रिजर्व है ना, अदर फूड सिक्योरिटी स्टॉक, अदर फूड सिक्योरिटी रिलेटेड स्टॉक जो मेंटेन करके रखोगे वो कहलाया जाएगा ऑपरेशनल स्टॉक। ये जनरली मेंटेन करके रखना पड़ता है, ये मंथली, ये क्वार्टरली बेसिस पे आपको चलाना पड़ता है। ठीक है, और ये बफर रिजर्व या फिर रिजर्व स्टॉक क्या होता है, ये टू डील कंटिजेंसी, टू डील विथ इमरजेंसी मान लो कि भाई ड्रॉट आ गया, कुछ कैलेमिटीज आ गई, है ना, इमरजेंसी या फिर कैलेमिटीज, उससे डील करने के लिए क्या होता है आपका बफर रिजर्व या फिर स्टॉक रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ता है ना। तो यहां पे याद रख लेना, ये काहे से डील करता है, ये आपका डील करता है कंटिजेंसी या कैलेमिटीज, इसको बोल देते हैं हम क्या, रिजर्व स्टॉक। ठीक है, तो ये बात याद रखना है आपको कि दो तरीके का स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं, उसको थोड़ा सा दिमाग में रखना। ठीक है, ये सब क्या है, स्टोरेज के अंदर में आएगा, ये क्या है आपका स्टोरेज, है ना, इसको बफर स्टॉक बोल देते हैं अपन जनरली, बफर स्टॉक। ठीक है, बफर स्टॉक।
बफर स्टॉक एंड रिजर्व दोनों बोल देते हैं, जिसके अंदर क्या आ जाएगा, स्टॉक एंड रिजर्व दोनों है, ठीक है, जिसके अंदर ये दोनों आ जाता है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तो बफर स्टॉक एंड रिजर्व, इसको बफर रिजर्व या फिर स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी बोलते हैं, इसको याद रखना, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व, ठीक है, इसको स्ट्रेटेजिक रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, ये पॉइंट भी याद रखना आप, है ना। इसमें जनरली हम क्या रखते हैं, तो राइस एंड व्हीट रखते हैं, राइस व्हीट 30 लाख टन के आसपास हम मेंटेन करके रखते हैं, इसको 20 लाख टन के आसपास करते हैं, टोटल 50 लाख टन का रिजर्व जो है वो मेंटेन करके रखते हैं, ये बात थोड़ा सा भी दिमाग में रखना, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, यहां पे सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या है आपका, एमएसपी पे है। एमएसपी पे क्या क्या बनेंगे ये समझ लो, एमएसपी पे क्या क्या बन रहा है क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए, तो हाँ, एमएसपी पे ये बनेगा, कौन डिक्लेयर करता है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स करती है। यहां पे कौन करता है, बताता कौन है, सीएसीपी, एक फॉर्मूला है ना आफ्टर कैलकुलेशन, ये देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको, और ये तीनों ईयर याद रख लेना प्रीलिम्स के लिए, है ना। और यहाँ पे ये कितने क्रॉप्स के लिए दिया जाता है, तो इसका आंसर है 23 क्रॉप्स के लिए, याद रखना, जिसमें से 22 क्या है आपका क्रॉप्स है, और एक जो है शुगर केन के लिए एफआरपी दिया जाता है, उसको याद रखना, ठीक है। तो 23 अगर मिलेगा आपको तो 23 बताओगे आप, ठीक है। तो डिक्लेयर्स ये है, ये प्रायर सोइंग आपको बता दिया मैंने, उसके पहले होता है। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये बात समझ लो। ठीक है, कैलकुलेट कौन करता है, तो याद रख लेना सीएसीपी करती है, फिर वो रिकमेंड करती है। हमारे यहाँ कौन सा यूज करता है ये भी देख लेते हैं। तीन मेथड से करते हैं, मतलब 3 कैलकुलेशन होता है ये, इसको समझ लेते हैं क्या है। देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे समझना 3 तरीके होते हैं कैलकुलेट करने के लिए। ये देखो यहाँ पे समझना क्या लिखा है, देखो यहाँ पे सेंटर फिक्स करती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है, सेंट्रल के बिहाफ में कौन करता है, तो याद रखना है आपको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ये करती है, उसी को हम बोल देते हैं सेंटर फिक्स करती है। खरीफ में भी करती है, रबी में भी करती है ना, किसके रिकमेंडेशन पे, ये देखो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसको सीएसीपी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब फार्मर अपना जो भी क्रॉप उगाता है तो उसमें ना ये मेथड ये यूज करते हैं, एक को बोलते हैं A2, एक को बोलते हैं A2 प्लस FL, ठीक है, और एक को बोलते हैं C2, ठीक है। ये मेथड क्या है, A2 मतलब क्या होता है, A2 मतलब फार्मर क्या होता है, जो जब भी क्रॉप उगा रहा है ना, इनपुट्स पे पैसा खर्च करता है, इनपुट जैसे कि सीड खरीदा है, फर्टिलाइजर खरीदा है, केमिकल्स है ना, उसने लेबर को हायर किया होगा, फ्यूल लगाया होगा, इरिगेशन लगाया होगा, उसका पैसा लगाया होगा, तो इसमें जो भी एक्सपेंस उसने खर्च किया होगा उसको जब आप ऐड कर दोगे उसको बोल देंगे A2, ठीक है, A2 उसको बोलेंगे। अब A2 में आप क्या करो, ये तो उसने पैसा लगा दिया, अब इसका 1.5 गुना उसको क्या कर दो A2 का, तो वो एक मेथड हो जाएगा किसका, जिसको हम बोलेंगे एमएसपी। A2 कैलकुलेट कर लो, उसका 1.5 गुना कर दो तो वो एमएसपी हो जाता, पहले दिया जाता था ये, बाद में फिर अभी एट प्रेजेंट जो दिया जाता है वो है A2 प्लस FL,
ठीक है, A2 तो होगा ही होगा, प्लस FL मतलब यहाँ पे फैमिली लेबर है, फैमिली लेबर। अब देखो, अब वो फार्मर ने इनपुट कॉस्ट तो लगाया ही है ना, इनपुट कॉस्ट के साथ साथ उसकी फैमिली जो है वो भी तो काम कर रही है। अगर यही लेबर वो बाहर से लगाता तो उसको बहुत सारा पैसा देना पड़ता, तो वो जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं वो लगा तो है ना, अल्टीमेटली फैमिली लेबर काम कर रही है, लेकिन यही अगर मैं बोल दूं कि अगर वो हायर कर रहा होता तो उसको पैसा तो देना पड़ता। तो आप क्या करो, जो भी इनपुट कॉस्ट लगा है उस पे क्या होगा, जो भी अनपेड फैमिली लेबर है, मतलब जितना आप मान लो लेबर को जितना पैसा देते हो उसको भी कॉस्ट करो। अब उसके A2 मतलब पुराना वाला इनपुट कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर भी जोड़ो, अब जो आएगा वो कहलाएगा A2 प्लस FL। अब A2 प्लस FL का 1.5 टाइम्स जो भी है, जितना भी है, मान लो A2 प्लस FL जितना भी आ रहा है, अगर 10 रुपए आ रहा है तो उसको MSP कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, है ना, उसको 15 रुपए डिक्लेयर कर दो। तो ये बोलते हैं A2 प्लस FL, ठीक है। तो ये एट प्रेजेंट ये फॉलो करते हैं हम A2 प्लस FL। हाउएवर जो MS स्वामीनाथन रिपोर्ट है, उन्होंने एक नया रिकमेंड किया था, वो बोले थे कि आप C2 पर जाइए, गवर्नमेंट को C2 देना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या होता है, A2 प्लस FL के साथ साथ क्या होता है, आप मान लो आपने जो भी लैंड लिया होगा, है ना, जो भी रेंट तो उसका पे कर रहे होगे ना, रेंट पे कर रहे हो, आपने कई बार मशीन्स वगैरह हायर की होगी, उन मशीन्स को आप क्या कर रहे हो, उनका भी तो इंटरेस्ट वगैरह रेंट वगैरह पे कर रहे होगे। तो यहां पे A2 प्लस FL के साथ साथ आप उन एक्सपेंसेस को, रेवेन्यूज को भी ऐड करो, है ना। जैसे कि रेंट, जो लैंड पर आप रेंट दे रहे होगे, भाई मेरी जमीन नहीं हो सकती है, हो सकता है मैं इसको रेंट पे लिया हूं, है ना, उसको मैं किराया दे रहा हूं, तो इसका भी तो कॉस्ट मेरे को जोड़ना चाहिए ना कायदे से, क्योंकि मैंने तो रेंट दिया है, कई सारी मशीन मैंने हायर की होगी, उसका भी मैंने रेंट वगैरह दे रहा हूं, उसका भी मैं इंटरेस्ट वगैरह दे रहा हूं, तो उन सबको भी आप काउंट कर लो, तब वो आएगा आपका C2, समझेगा। तो C2 में A2 प्लस FL तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ ये सब भी ऐड कर दो, उसके बाद उसका 1.5 टाइम्स आप जो भी बन रहा है उसको दो, है ना, वो MSP होना चाहिए। तो 3 मेथड होते हैं, A2 प्लस FL और C2, ठीक है। एट प्रेजेंट हम A2 प्लस FL है, MS स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है वो C2 की बात करती है, बहुत सारी कमिटी आई है, उन्होंने C2 की बात करी है, और वैसे भी हम फार्मर्स की इनकम को डबल करने की बात करते हैं, तो हर वो रिपोर्ट जो फार्मर की इनकम को डबल करने की बात कर रहा है, तो वो काहे की बात करेगा, C2 की बात करेगा, ठीक है। तो C2 की बात करते हैं, ये बात याद रखना है, A2 प्लस FL के साथ साथ आपको 1.5 टाइम्स देना है। A2 प्लस FL तो होगा ही, उसके साथ साथ ये जो रेवेन्यू, जो आप रेंट वगैरह दे रहे थे, है ना, वो सब जो इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे थे, इन सब में उसको भी ऐड कर लो। उसके बाद आप क्या करो, जो भी ऐड आ रहा है उसका 1.5 टाइम्स दो। तो A2 में सिर्फ क्या कर रहे हैं, इनपुट कॉस्ट है, A2 प्लस FL में इनपुट के साथ साथ फैमिली लेबर कॉस्ट है, इसमें C2 में A2 प्लस FL मतलब फैमिली लेबर के साथ साथ जो भी आप इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हो, अपने लैंड का जो भी किराया वगैरह से लिया हो, कोई भी एसेट वगैरह लिया हो, उसका भी कॉस्ट ऐड करो, और उसके बाद 1.5 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई कर देना है, और वही आपका MSP हो जाएगा। तो यहां पे याद रख लेना, MSP आप ये क्या है, A2 मेथड होता है, A2 प्लस FL होता है, ये एट प्रेजेंट है, याद रखेंगे, एट प्रेजेंट डिमांड भी यही हो रही है कि C2 कॉस्ट होना चाहिए, है ना। C2 क्या है, C2 क्या है, A2 प्लस FL प्लस इंटरेस्ट एंड रेंट, उसको भी ऐड कर दो तो वो C2 आ जाएगा, है ना। और इसका 1.5 टाइम्स, नहीं सब में इंटू 1.5 कर दो, इसको 1.5 टाइम्स कर दो, ठीक है, 1.5 टाइम्स कर दो A2 का। A2 मतलब यहाँ पे क्या है, इनपुट कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट। ये जब आप कर दोगे तो यही क्या आ जाएगा, आपका MSP आ जाएगा, समझ गए। MSP कई तरीके से निकाल सकते हैं, ये भी MSP दे देगा, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन से मेथड से आपने कैलकुलेट किया है, ये भी MSP दे देगा, ठीक है। ये MSP, ये MSP, ये है, ठीक है। तो देखो यहां से प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन बन रहा है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक CACP कब बनी ये बताएगा, कौन सी मंत्रालय के अंदर है, तो ये याद रख लेना, वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में, ठीक है। MSP क्या है तो आपको बता दिया, एट प्रेजेंट ये लीगल नहीं है, याद रखना, अभी इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है ना, नो स्टैट्यूटरी बैकिंग एट प्रेजेंट। यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने आपको सारे बता दिए MSP से रिलेटेड, ठीक है।
ठीक है, तो ये याद रख लेना, एमएसपी का प्रोक्योर जो डिक्लेरेशन होता है हार्वेस्टिंग के पहले होता है, सोइंग के पहले होता है। वहीं पे जो प्रोक्योरमेंट प्राइस पे जब सरकार खरीदती है तो उसका हार्वेस्टिंग के बाद डिमांड सप्लाई के आधार पर ही प्रोक्योरमेंट होता है। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने आपको, क्या कर दिया यहाँ पे, प्रोक्योरमेंट कर लिया, प्रोक्योरमेंट के बाद स्टोरेज भी बता दिया मैंने आपको, हाँ स्टोरेज करती है, उसके बाद स्टोरेज मतलब स्टॉक मेंटेन करके रखती है। तो ऑपरेशनल स्टॉक होता है एंड देन आपका ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व कंटिंजेंसी इमरजेंसी से डील करने के लिए, ये काहे के लिए होता है, ये होता है पीडीएस और वेलफेयर स्कीम्स के लिए और फूड सिक्योरिटी स्टॉक, अदर फूड सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स के लिए। तो ये दो तरीके का स्टोरेज करके रखती है। एंड देन उसके बाद यहां पे आप देख पाओगे ये है डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, यहां पे आप समझ लो ये है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है यहां पे समझना, देखो ये है फार्मर्स एंड मार्केट बोल लो, मार्केट से भी प्रोक्योरमेंट करती है ना, फार्मर्स मार्केट। यहां से क्या करी सरकार ने, गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट किया, प्रोक्योरमेंट के बाद क्या कर लिया, स्टोर कर लिया उसको, स्टोरेज, है ना। ये कौन कर रहा है, बताया था मैंने, बाई गवर्नमेंट एजेंसीज। वो कौन हो सकती है, सेंट्रलाइज्ड हो सकता है, एग्जाम्पल एफसीआई, डिसेंट्रलाइज्ड हो सकता है, एग्जाम्पल मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन, मार्कफेड हो गया, है ना, ये एग्जाम्पल है आपके, ये प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज करते हैं। अब उसके बाद यहां पे देखो, यहां पे होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, राशन की दुकान जो होती है, फेयर प्राइस शॉप जिसको बोलते हैं, फेयर प्राइस शॉप्स, है ना, ये होती है फेयर प्राइस शॉप्स। एंड यहां पे होते हैं बेनिफिशियरीज, ठीक है, यहां पे बेनिफिशियरीज जो होते हैं, एग्जांपल के तौर पे जो भी बीपीएल फैमिलीज हैं उनको यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। देखो यहां पे ऐसा समझना कि ये जो फूड सिक्योरिटी होती है ना, ये जो पूरा फूड डिस्ट्रीब्यूशन या पूरा जो आप बात करो, ये ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट ऑपरेशन होता है यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, ऐसे काम करता है। यहाँ पे आपको समझा दूं, ये वाला जो काम है ना, ये पूरा जो है, ये जो पूरा है, ये कौन देखता है, स्टेट गवर्नमेंट देखती है डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे यहाँ पे देखो बेनिफिशियरी का राशन कार्ड आइडेंटिफाई करना, राशन कार्ड, है ना, या फिर बेनिफिशियरी को इशू करना, या फिर इनका आइडेंटिफिकेशन करना, है ना, ये जो फेयर प्राइस शॉप होता है इनका एस्टेब्लिशमेंट करना, ये सब किसका काम होता है, ये सब काम होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का, है ना। यहां पे डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट किसकी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके बिहाफ पर कौन कर रहा है, एफसीआई कर रहा है, समझ में आ गया। तो देखो दोनों मिलकर के ज्वाइंट ऑपरेशन होता है, ये समझ में आ गया। तो यहां पे आप समझ में आ रहा है, हम एक तरफ से फार्मर्स और यहां से क्या कर रहा है, प्रोक्योरमेंट कर रहा है, देन उसके बाद स्टोरेज कर रहे हैं, स्टोरेज भी दोनों कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, है ना। तो यहां पे देखो ये है प्रोक्योरमेंट प्राइस एमएसपी, या फिर प्रोक्योरमेंट प्राइस पर आप इसको वो करते हो, खरीदते हो, है ना। एंड दूसरा यहां पे क्या हो गया, यहां पे जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसको बोलते हैं इशू प्राइस, इसको बोलते हैं सेंट्रल इशू प्राइस पर, सेंट्रल इशू प्राइस पर स्टेट को दे दिया जाएगा। जैसे मान लो एफसीआई ने ये प्रोक्योर किया होगा ना, तो ये किसको दे देगा, ये जो फेयर प्राइस इसकी शॉप्स है यहां पे जब भेजेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट को देगा। देखो यूनियन गवर्नमेंट किसको देगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा स्टेट गवर्नमेंट को, किस प्राइस पे, तो ये लिखा है आपका सेंट्रल इशू प्राइस पे, ठीक है। एंड देन ये बेनिफिशियरी पे जब जाएगा, इसको भी बोलते हैं इशू प्राइस, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है ना, उसके हिसाब से फिर इनको दिया जाता है इशू प्राइस पे, बेनिफिशियरी उस पे खरीदेंगे। ये कौन सा इशू प्राइस होता है, डिस्काउंटेड प्राइस होता है, डिस्काउंटेड प्राइस होता है, ठीक है। ये तो एक पक्ष देखा आपने फूड सिक्योरिटी का, है ना। पीडीएस का मतलब पूरा पीडीएस सिस्टम ही इसी को बोलता है, ये पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये पूरा पीडीएस सिस्टम ऐसे काम करता है। लेकिन ये तो एक यहां पे होगा जब बेनिफिशियरी को मिलेगा, है ना, ये तो बेनिफिशियरी को मिल रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ये स्टोरेज के बाद ये बेनिफिशियरी को ना जाए,
ये हो सकता है ऑफलोड कर दिया जाए, ऑफलोड टू मार्केट, मार्केट में कर दिया जाए, है ना। मार्केट में कई बार क्या होता है, देखो मान लो कि बहुत ज्यादा कमी आ गई, है ना, मान लो कुछ फूड ग्रेन्स की बहुत ज्यादा कमी आ गई, तो फिर सरकार के पास तो बहुत सारा भंडार रखा हुआ है, तो स्टोरेज अभी दिखाया था कितना ऑपरेशनल स्टॉक है ना, देन स्ट्रेटेजिक स्टॉक है, उन सबको ऑफलोड करती है, मार्केट में उतारती है, तो मार्केट इंटरवेंशन हो गया डिमांड सप्लाई को बनाए रखने के लिए, है ना, तो इसको बोलेंगे ऑफलोड टू मार्केट, है ना, पार्ट ऑफ मार्केट इंटरवेंशन, मार्केट इंटरवेंशन करने के लिए, है ना, मार्केट इंटरवेंशन करने के लिए कर सकती है। ये किस प्राइस पे करेगी, डिस्काउंट पे करेगी क्या, नहीं, जो मार्केट पे प्राइस चलेगा ना उस प्राइस पे, एट मार्केट प्राइस, समझ गए, मार्केट प्राइस पे ऑफलोड कर सकती है। एक और जगह ये निकाल सकती है आपका, जिसको बोलेंगे एक्सपोर्ट भी तो कर सकती है फॉरेन मार्केट में, है ना, एक्सपोर्ट भी कर सकती है, एक्सपोर्ट टू फॉरेन मार्केट, फॉरेन मार्केट एट फॉरेन मार्केट प्राइस, ठीक है, इस पर भी तो कर सकती है वो, समझ रहे हो। तो ये देखो 3 तरीके से हो सकता है, या तो वो फेयर प्राइस शॉप मतलब ये बेनिफिशियरी को दे दे जो कि करती है, ये क्या करती है, देखो यहां पे कब करती है वो, यहां पे करेगी वो पीडीएस के मेथड, पीडीएस जब सिस्टम के आधार पे यहां पे भेजेगी, लेकिन उसके अलावा वो भाई मार्केट में उतार सकती है, मार्केट इंटरवेंशन करने के लिए वो आपका एक्सपोर्ट करा सकती है, बाहर भेज सकती है, तो उसके ऊपर है, सरकार के ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी या फिर सरकार का क्या उसमें वो है, ठीक है। बताओ यहां तक क्लियर है, यहां तक कंफर्म कर दो फिर मैं आगे बढ़ूं। तो हम लोगों ने फूड सिक्योरिटी का मतलब समझ लिया, फूड सिक्योरिटी का वो देख लिया, है ना, यहां पे देख लो, यहां पे फूड सिक्योरिटी समझा दिया मैंने आपको, मीनिंग, फूड सिक्योरिटी का मीनिंग समझा दिया, है ना, मैंने आपको फूड सिक्योरिटी का कंपोनेंट समझा दिया, कंपोनेंट समझा दिया, है ना, मैंने आपको बता दिया हाउ इट वर्क्स, हाउ इट वर्क्स, ये एक ब्रीफ देख लिया। अब हम फ्रेमवर्क समझेंगे, फ्रेमवर्क समझेंगे कि कैसे काम करता है ये, इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है, लीगल फ्रेमवर्क, है ना, स्कीम्स पॉलिसीज ये सब समझेंगे, और अदर एस्पेक्ट्स भी देखेंगे, अदर एस्पेक्ट्स, है ना, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी देखेंगे इसमें एफसीआई वगैरह भी कई सारे क्वेश्चंस देखेंगे, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए ये बताइए, इसका पहले का क्या क्वेश्चन होगा आंसर, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी मींस, स्टेट गवर्नमेंट करेगी राशन शॉप्स को, राशन शॉप जो होती है फेयर प्राइस शॉप जिसको बोलते हैं, उस पर कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट को होगा, वही स्टैब्लिश करती है, वही उनको लाइसेंस देती है, वही चलाती है, यूनियन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। समझ में क्या, जो भी आइडेंटिफिकेशन करना है बेनिफिशियरी का, राशन कार्ड का इशू करना है, फेयर प्राइस शॉप्स को लाइसेंस देना है, उनको रेगुलेट करना है, मॉनिटर करना है, वो सब स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। पहले का आंसर क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ द अबव, तो अवेलेबिलिटी होगा, हाँ होगा, अफोर्डेबिलिटी होगा, एक्सेसिबिलिटी होगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, मतलब खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे उपलब्धता भी हो जाएगा, पहुंच भी हो जाएगा, है ना, समर्थ भी हो जाएगा, और सब तीरा हो जाएगा, इसलिए आपका ओ हो जाएगा। अभी ये हम लोगों ने किया नहीं है फूड वर्क प्रोग्राम, बाद में देखेंगे। हाँ, एफसीआई स्टैंड्स फॉर क्या है, तो ये आपको पता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
वैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक इसको टर्म दिया था फूड करप्शन ऑफ इंडिया करके भी, लेकिन वो एग्जाम में नहीं मानना आपको, है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हमारे यहां बफर स्टॉक कौन मेंटेन करके रखता है इनमें से, है ना, आपको यह भी पता है कि स्टेट एजेंसीज भी करती है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा होना चाहिए? फोर्थ का बताइए। फोर्थ का ठीक है, एफसीआई करेगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि सिर्फ एफसीआई करती है क्या, तो उसका आंसर गलत है ना। पहले सेंट्रलाइज्ड होता था तो एफसीआई करती थी, अब डिसेंट्रलाइज्ड है, हमारे एमपी में डिसेंट्रलाइज सिस्टम चलता है तो स्टेट एजेंसीज करती है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बाद में पढ़ेंगे, इसको अभी हमने पढ़ा नहीं है। कब एस्टेब्लिश किया गया था इसको बता दीजिए। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कब एस्टेब्लिश किया था? सिक्स्थ का आंसर बता दो। सीएसीपी भी बताया था मैंने आपको, दोनों सेम ईयर में थे। बताएं, ईयर बताएं सब। आ, 1965 है, बहुत बढ़िया। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1965 हो गया। इसको क्या बोलोगे? सभी लोगों को हर समय भोजन की उपलब्धता कहलाती है। क्या कहलाती है आपको पता है? इसको बोलते हैं फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। ठीक है, 8th नंबर का क्वेश्चन बताना। फूड सिक्योरिटी में विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी? अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। 8th का आंसर देना। एट्थ का डी बता रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य सुरक्षा का सही अर्थ स्पष्ट करता है? भोजन की उपलब्धता, पहुंच, फिर सामर्थ्य। तो सारा हो जाएगा इसमें, डी हो जाएगा। अभी ये पढ़ा नहीं है फेमाइन, इसको छोड़ दो। ये भी नहीं पढ़ा, अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, अभी जितना भी क्वेश्चन पढ़ा हम लोगों ने उसमें से काफी क्वेश्चन लगभग सारे आपसे बन गए हैं। ठीक है, अगेन बता दे रहा हूं आपसे, एमएसपी पे क्वेश्चन आ सकता है। एमएसपी का ये वाला चार्ट जो मैंने आपको बताया याद रखना उसको। ठीक है, इसको तो आप रट ही लेना, यहां से क्वेश्चन बनता है आपको। ठीक है, एमएसपी ये। ठीक है, तो अगेन बता दिया, सीएसीपी रिकमेंड करेगा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स उसको डिक्लेयर करेगा। एमएसपी बाइंडिंग नहीं है अभी गवर्नमेंट, क्योंकि वो प्रोक्योर करेगा, स्टैट्यूटरी बैकिंग है नहीं। पहली बार 1966-67 में आया था, ये 1965 में बॉडी बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आती है। कैलकुलेशन का जो मेथड होता है 3 तरीके से होता है, A2 प्लस FL और C2। एट प्रेजेंट हमारे यहाँ A2 प्लस FL यूज कर रहे हैं, अभी सरकार इस पे विचार कर रही है। जो फार्मर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो C2 के डिमांड कर रहे हैं। जो स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट आई थी उसने भी C2 का रिकमेंड किया था। तो याद रखना, एट प्रेजेंट ये कर रहे हैं, ये होने वाला है, अब सरकार कर सकती है इसको। ठीक है, तो यहां से ये 3 ईयर याद रख लेने आपको, और ये सारा याद रख लेना। ठीक है, इतने क्वेश्चन यहां से अभी बन रहे हैं। हाँ, आज फर्स्ट क्लास है, आज फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट टॉपिक अभी हम लोगों ने चालू किया फूड सिक्योरिटी का, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ क्या देखा है? अभी मीनिंग देखा है फूड सिक्योरिटी का, और देखा है कि फूड सिक्योरिटी के कंपोनेंट क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, कंपोनेंट में आपको बताया था सबसे पहले होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन फार्मर लेवल पे होगा,
देन होता है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट कौन करेगी? एजेंसीज करेंगी। सेंट्रलाइज्ड एजेंसीज कर सकती हैं, डिसेंट्रलाइज कर सकती हैं, इवन पीपीपी मोड या प्राइवेट प्रोक्योरमेंट भी हो सकता है। दो लेवल पे प्रोक्योरमेंट होता है, एक को बोलते हैं एमएसपी का प्रोक्योरमेंट, एक को बोलते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस पे प्रोक्योरमेंट। ठीक है, तो प्रोक्योरमेंट प्राइस अलग होता है, पहले बता दिया मैंने, ये डिमांड सप्लाई के बेसिस पे होता है, मार्केट रेट के आधार पे सरकार प्रोक्योर करेगी। एमएसपी तो सरकार डिक्लेयर कर देगी फसल बोने के पहले ही, उसके बाद जब फसल हार्वेस्ट हो जाएगी तो उसको वो प्रोक्योर करती है। तो दोनों में डिफरेंस याद रख लेना किसमें क्या होता है। ठीक है, एफसीआई अभी डिटेल में समझेंगे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन सी कमेटी बनी थी एफसीआई के रिफॉर्म पर, वो सब आगे पढ़ेंगे। यहां से मार्कफेड, एमपी, डब्ल्यूएलसी, ये सब बाद में देखेंगे। अभी हम लोगों ने कंपोनेंट समझ लिया है। यहां तक अगर आपको कुछ पूछना है इसमें से तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। चार्ज नहीं है। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? सोल ऑफ गॉड, हाँ फर्स्ट क्लास है आज मेरी। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल वापस से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अदर एस्पेक्ट, अदर डायमेंशन देखेंगे फूड सिक्योरिटी का क्या है। आपको बस एक चीज जो याद रखनी है इसमें से, आप कल हम देखेंगे वैसे इसमें, वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या बोलता है, कौन कौन से आर्टिकल है जो इससे डील करते हैं। देन उसके बाद एसडीजी गोल कौन कौन से रिलेटेड है इससे, ये समझेंगे, है ना। जिसमें आपको सबसे पहले एक जो एसडीजी है गोल नंबर 2 पढ़ के आना है, मतलब देख लेना है एक बार एसडीजी गोल नंबर 2 किससे डील करता है। ठीक है, तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कोर जो है वो है आपका एसडीजी गोल नंबर 2, उसको याद रखेंगे। देन वही इनिशिएटिव्स देखेंगे कौन कौन सी इनिशिएटिव्स चल रही हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है कि कौन प्रोक्योर करेगा बिटवीन स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट, नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्लियर कट डिमार्केशन है। समझ में क्या? अब जैसे वीट का है तो अब हमारे यहाँ एफसीआई करती ही नहीं है। वीट का प्रोक्योरमेंट अगर आप बात करोगे बट गया है। अब वीट का हमारे यहाँ पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। आप देख रहे हैं एफसीआई का लास्ट के 5-6 साल में क्या उसने कुछ भी प्रोक्योरमेंट किया है, तो अब आप देखोगे वीट का प्रोक्योरमेंट नहीं होता है। होता यह है कि कई चीजों में देखो, ये स्टेट एजेंसीज, ये स्टेट लेवल एजेंसीज, और ये है एफसीआई, ये होता है डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट, डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट, ये है सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट, है ना, ये सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट। ये कौन कर रहा है? एफसीआई कर रहा है। ये कौन कर रहा है? स्टेट एजेंसीज कर रही है। अब देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूं, वीट में एग्जांपल, वीट में हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइज है, इसमें वीट का प्रोक्योरमेंट होता ही नहीं है, वीट का प्रोक्योरमेंट एफसीआई करता ही नहीं है एमपी में। अब होगा क्या, वीट का प्रोक्योरमेंट इसने कर दिया, अब मान लो एफसीआई को डिमांड है ना, इसको डिमांड आ गई, तो ये इसको दे देंगे, स्टेट एजेंसीज इसको दे देंगे। स्टेट एजेंसीज इसको ट्रांसफर करती हैं, ट्रांसफर ऑन डिमांड। जब भी इसको रिक्वायरमेंट होगी एफसीआई को कि भैया हमको ग्रेन चाहिए, हमको ये ग्रेन दे दो, तो वो स्टेट लेवल एजेंसीज एफसीआई को ट्रांसफर कर देती हैं। समझना क्या? फ्री में नहीं करती हैं, वही प्राइस पे जो भी डिसाइडेड होगा उस डिसाइडेड प्राइस, है ना, ट्रांसफर कर देंगी, तो एफसीआई अपना रिजर्व जो है उसको मेंटेन कर लेगा। समझ में आ गया? तो ऐसा होता है ये, तो कोई कंफ्लिक्ट वाला। एसडीजी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, कल बात करेंगे उस पर। आप थोड़ा सा पढ़ के आना एसडीजी क्या है। ठीक है, आपके पूरे सिलेबस में दिया है एसडीजी, सारे गोल्स याद करने हैं आपको, 17 के 17। ठीक है, चलिए बाकी के एस्पेक्ट्स को कल देखते हैं, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।